प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 125 राइली कैपिटल हत्या। तुम अब रुद्र सेना के कमांडर नहीं रहे। अगर यहाँ उपद्रव करोगे तो हमें मजबूरन तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। गौरव गोयल ने अचानक धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हें सचमुच पता नहीं कि हमारे हॉल मास्टर कौन हैं? उन पर हथियारों को भेजने की हिम्मत करने वालों को 1000 मौतें भी कम हैं। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर रायचंद ने विक्रम को इशारा किया और वह तुरंत चुप हो गया। मैं यहाँ रुतबे की बात करने नहीं आया, बस कुछ सवाल पूछने हैं। तुमने हमारे लोगों को मारा और फिर सवाल पूछने चले आए। पहले घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। लाल गठबंधन के एक सदस्य ने ठंडे लहजे में फटकारा। स्विश। रणवीर की नज़र सीधी उस पर जाकर ठहर गई। लगता है तुम्हें अभी भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। विक्रम। एक तेज आवाज गूंजी। विक्रम बिजली की तरह आगे बढ़ा, पलक झपकते ही उस आदमी के सामने पहुंचा और एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। क्रैक। एक भारी सी चटाक की आवाज हुई, आदमी की गर्दन टूट गई और उसका शरीर निर्जीव होकर फर्श पर ढेर हो गया। हिस। ये देखकर बाकी सबने सांस रोकी। डरावना। एक ही वार में लाल गठबंधन का सदस्य खत्म। कोई और भी ऐसे ही मरना चाहता है? रणवीर ने बर्फ जैसी ठंडक से पूछा। अगर उसे सिर्फ जानकारी चाहिए न होती तो वह रुद्र सेना को आदेश देकर लाल गठबंधन को रातों रात मिटा देता, खुद आने की जरूरत ही न पड़ती। रणवीर, ये लाल गठबंधन का मुख्यालय है। यहाँ हत्या करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौरव गोयल ने गंभीर लहजे में चेतावनी दी। विक्रम। रणवीर ने शांत स्वर में कहा। समझ गया। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया। अगले ही पल वह गौरव गोयल के सामने था। मैं गोयल परिवार का मुखिया हूँ। गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वार होने से पहले ही अपनी हैसियत चिल्ला दी। गोयल परिवार का मुखिया हो तो क्या हुआ? विक्रम ने बिजली जैसे वार के साथ जवाब दिया। क्रैक। फिर वही भारी चटाक। गौरव गोयल की सांसें थम गईं और वह धम्म से फर्श पर गिर पड़ा। गौरव के गिरते ही सबके होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गईं, बदन कांपने लगे। विशाल जयपुर में ओबरॉय परिवार सबसे ऊपर, उसके बाद जिंदल और गोयल, तीनों का त्रिकोणीय संतुलन। इतनी ताकत दिखाती थी गोयल परिवार की हैसियत। पिछले कुछ सालों में ओबरॉय के कमजोर पड़ने के साथ जिंदल और गोयल ने जोरदार विस्तार किया। लाल गठबंधन बनाते ही उन्होंने जयपुर की आर्थिक नब्ज पर कब्जा जमा लिया। गोयल परिवार के मुखिया गौरव गोयल जयपुर के सबसे बड़े दिग्गजों में गिने जाते थे। फिर भी अब वह निर्जीव पड़ा था, ऐसे ही मारा गया। उसकी बड़ी हैसियत भी बेकार साबित हुई। यंग मास्टर रणवीर, जो पूछना हो पूछ लो, सब बता दूंगा। जगन जिंदल ने फौरन फैसला करके कहा। 2 आदमी मारे जा चुके थे, अगर गौरव गोयल को भी न बख्शा गया तो वह हिम्मत कहां से लाता? बाकी सब हैरान। उम्मीद थी कि जगन डटकर मुकाबला करेगा, मगर वह तुरंत चुप गया। सबने जल्दी जल्दी कहा कि जो पूछना हो पूछ लो। उनके डर को देखकर रणवीर ने मन ही मन ठठाकर हंसा। जयपुर के ये तथाकथित बड़े लोग भी क्या कमाल के हैं। तुम्हारा असली आका कौन है? रणवीर ने सीधा सवाल दागा। हो। जगन जिंदल और बाकी सब अवाक। उम्मीद नहीं थी कि यही पहला सवाल होगा। सुना नहीं, हमारे हॉल मास्टर जानना चाहते हैं कि तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है। विक्रम ने गरज कर कहा। कांपते हुए जगन जिंदल ने जवाब दिया। राइली कैपिटल। राइली कैपिटल एक विदेशी निवेश कंपनी, दुनिया भर में मशहूर, अपार पूंजी वाली। उन्होंने हमें फंडिंग दी ताकि हम ओबरॉय परिवार की हर इंडस्ट्री को निचोड़ दें, जगन ने विस्तार से बताया। रणवीर समझ गया, ऐसे गिद्ध फंड तो मुनाफे की बू सूंघ कर ही आते हैं।
मगर लाल गठबंधन को ओबरॉय के खिलाफ क्यों सपोर्ट किया? क्या राइली कैपिटल और ओबरॉय परिवार में कोई पुरानी दुश्मनी है? रणवीर ने पूछा। उन्होंने पहले ओबरॉय से पार्टनरशिप मांगी थी मगर मना कर दिया गया तो हमारे पास आए। हमें फंडिंग देकर ओबरॉय को हड़पने और जयपुर की पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने को कहा। उससे ज्यादा पुरानी दुश्मनी के बारे में मुझे नहीं पता, जगन ने सच सच बताया। ओबरॉय से पहले संपर्क किया था। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। जब तुमने ओबरॉय हवेली को घेर कर कोई तथाकथित रहस्य मांगा था, वो भी राइली का आदेश था? हाँ, राइली ने निवेश करते वक्त शर्त रखी थी कि हम वो काम करें। जगन ने सिर हिलाया। अब रणवीर को पूरा यकीन हो गया। राइली का ओबरॉय से संपर्क करने का कारण सीधे उस रहस्य से जुड़ा था। ओबरॉय से मना होने पर राइली ने लाल गठबंधन की ओर रुख किया। वो रहस्य आखिर है क्या? रणवीर ने ठंडे लहजे में पूछा। राइली की फाइलों के मुताबिक लगभग 30 साल पहले क्रैश, अचानक दफ्तर की बड़ी कांच की खिड़की अंदर की ओर फट पड़ी। धड़। एक पल बाद जगन जिंदल के सिर में खून का फव्वारा छूटा। वह ठिठक गया, अविश्वास भरी नजरों से। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी हत्या हो जाएगी। धम्म। उसकी लाश फर्श पर गिरी, आंखें मौत में भी खुली की खुली। स्नाइपर। रणवीर की नजरें तीखी हो गईं। विक्रम, करण, लोहित और रक्तिम, चारों अष्टनाग राजा तुरंत रणवीर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। लाल गठबंधन के लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। मुझे छोड़ो, उन पर नजर रखो, रणवीर ने आदेश दिया और टूटी खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। खिड़की के सामने कई ऊंची इमारतें थीं। रात के अंधेरे में धुंधली, कुछ साफ दिखाई न दे रहा था। रणवीर ने कांच के टूटने के पैटर्न को ध्यान से देखा। युद्ध के मैदान का अनुभव था। हर कोण से आई गोली अलग निशान छोड़ती है। उसने एक इमारत को तुरंत पहचान लिया। उसकी लोकेशन बिल्कुल स्नाइपर के लिए परफेक्ट थी। विक्रम, हाजिर, कमरे को संभालो, कहते हुए रणवीर खिड़की से बाहर कूद पड़ा। अरे! लाल गठबंधन के लोग दंग रह गए। ये 7वीं मंजिल थी, 20 मीटर से ज्यादा ऊंचाई। कूद गया, क्या उसे मौत का डर नहीं? चारों नाग राजा भी एक पल को चौंके मगर तुरंत संभल गए। उनके हॉल मास्टर के लिए 7 मंजिल कुछ भी नहीं। एक बार उष्णकटिबंधीय जंगल में दर्जनों मीटर ऊंचे हेलीकॉप्टर से कूदे थे और बिना खरोंच आए चल दिए थे, वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। लाल गठबंधन की इमारत के बाहर 2 कॉलेज की लड़कियां उत्साह से गप्पे मार रही थीं। ताइक्वांडो क्लब के सीनियर्स कितने हॉट हैं, वो हवा में लगातार किक मारना तो कमाल था। धड़। आकाश से एक आकृति उनके बीच गिर पड़ी। दोनों सहमकर पत्थर हो गईं। बिना रुके रणवीर सामने वाली इमारत की ओर दौड़ पड़ा। एक गोली मारकर स्नाइपर ने दोबारा फायर नहीं किया। उसका टारगेट सिर्फ जगन जिंदल था। मिशन पूरा, अब वह फौरन भागेगा। स्पीड सबसे जरूरी थी, देर हुई तो हत्यारा निकल जाएगा। अध्याय 126, लाल गठबंधन का पतन। हुश। जैसे ही रणवीर गायब हुआ, दोनों लड़कियां हवा में ठगी सी खड़ी रहीं। ये कोई फिल्म की शूटिंग है क्या? कोई आसमान से कैसे गिर सकता है? अरे, तूने देखा उसका चेहरा कितना हैंडसम था? हाँ, सिर्फ साइड प्रोफाइल देखा, दिल लूट लिया। ताइक्वांडो के सीनियर्स को तो भूल ही जाऊंगी। चल, उसका नंबर लेते हैं। दोनों लड़कियां भी उसके पीछे दौड़ पड़ीं। तब तक रणवीर सामने वाली इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। उसने ऊपर जाने की बजाय वहीं इंतजार करने का फैसला किया। इतनी बड़ी इमारत की हर मंजिल छानना तो सुबह हो जाएगी, बेहतर है खरगोश का इंतजार करो। कुछ पल बाद एक काले कपड़ों वाला आदमी सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरा। देखा न जाए इसलिए सीढ़ियां चुनी थी, सावधानी पूरी। मगर उसे क्या पता था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह बाहर निकला, रणवीर बिजली की तरह उसके सामने आ गया। काले कपड़ों वाले का दिल धक से रह गया। उसने कोट के अंदर हाथ डाला। देर हो चुकी थी। रणवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्रैक। कलाई चटाक से टूट गई। स्नाइपर राइफल नीचे गिरकर खनकी। धड़। रणवीर ने पैर से कुचला, राइफल के परखच्चे उड़ गए। मर। उस आदमी ने घुटना रणवीर के पेट पर दे मारा। मौत मांग रहा है। रणवीर ने एक हाथ से उसे जमीन पर पटका, दबोच लिया। बोल, किसने भेजा है? कुछ नहीं बोलूंगा, हिम्मत है तो मार, उसने गरज कर कहा। रणवीर ने दबाव बढ़ाया। आदमी का गला लगभग कुचला जा रहा था, चेहरा बैंगनी। आखिरी मौका, बोलेगा या नहीं? तुम चिन्हित हो चुके हो, जयपुर तुम्हारी कब्र बनेगा, उसने थूकते हुए कहा। तो मर। रणवीर ने प्राण शक्ति उछाली। उसका काम तमाम। काम निपटा कर उसने विक्रम को फोन किया कि सफाई करो। कुछ मिनट बाद विक्रम मौके पर पहुंचा। लाल गठबंधन का हाल क्या है? रणवीर ने पूछा। जगन जिंदल के मारे जाने के बाद सब शांत हैं, बस डरे हुए बड़े बड़े लोग अपनी वसीयत लिख रहे हैं। विक्रम ने तिरस्कार से होंठ बिचकाए। बिना सोचे हत्यारे भेजते थे, अब खुद डर से कांप रहे, कितनी विडंबना। लगता है मुंह बंद करने के लिए भेजा था, रणवीर ने कहा। राइली ने। विक्रम चौंका। विदेशी फंड आर्यावर्त में इतनी दादागिरी बेहुदा। पक्का नहीं, मरते दम तक नहीं बोला, बाद में फिंगरप्रिंट्स चेक करो, रणवीर ने आदेश दिया। जी। विक्रम ने सिर हिलाया और लाश बैग में डालने लगा।
रणवीर लाल गठबंधन मुख्यालय वापस लौटा। बाहर कदम रखते ही फिर वही दोनों लड़कियां मिल गईं। अरे अरे हैंडसम, आखिर मिल ही गए। सोचा था भूत देख लिया। दोनों हांफते हुए पास आईं। कुछ काम? रणवीर ने मुड़कर ठंडे स्वर में पूछा। वीचैट पर ऐड कर लो ना। दोनों बेझिझक। नहीं। वह मुड़कर चल पड़ा। अरे इतने बेरहम मत बनो, बस एक टैप। आसपास हत्यारा घूम रहा है, घर जाओ। उसकी चेतावनी हवा में गूंजती रह गई। वह रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। काम था, फ्लर्ट करने का वक्त नहीं। वक्त होता भी तो अनन्या के अलावा कोई और दिल में जगह न बना पाती। हजार युद्धों में तपा दिल लोहे सा कठोर। लाल गठबंधन मुख्यालय में वापस पहुंचते ही देखा कि बड़े बड़े लोग अभी भी वसीयत लिखने में लगे थे। घबराओ मत, खतरा टल गया। ये जरूर राइली का काम है, उन्होंने हमें पहले से निशाने पर रखा था। दिग्गज चिल्लाए। राइली से पार्टनरशिप के बाद से हर दिन पीठ पीछे बंदूक तनी रहती थी, पसीना छूट गया। अब भी कोई उस रहस्य के बारे में जानता है? रणवीर ने पूछा। सबने सिर हिलाया। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। सचमुच नहीं जानते या गोली का डर है? यंग मास्टर रणवीर, हम कसम खाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। लाल गठबंधन जिंदल और गोयल परिवारों ने मिलकर बनाया था। राइली से निवेश का सौदा सिर्फ उन्हीं ने किया, अंदर की बातें सिर्फ वही जानते थे। मुझसे झूठ बोलने की कीमत जानते हो? दफ्तर में हत्या की ठंडक फैल गई। धड़ धड़ दर्जन भर दिग्गज घुटनों पर गिर पड़े। यंग मास्टर रणवीर, हम सच कह रहे हैं, हमें छोड़ दो। तो तुम बेकार हो, मरने का वक्त। लाल गठबंधन आज से खत्म। उसकी आवाज बर्फ थी। दिग्गजों के चेहरे सफेद पड़ गए। यंग मास्टर रणवीर नहीं। रणवीर बिना पीछे मुड़े चल दिया। हम खत्म हो गए, खत्म। मैनेजर मिश्रा धम्म से गिर पड़े, राख जैसे सफेद। ओबरॉय परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं। तुमने हॉल मास्टर को मारने की कोशिश की, ये कीमत है। सच बोलने की वजह से जल्दी खत्म। साया ने ठंडे लहजे में कहा। कुछ मिनट बाद इमारत के नीचे विक्रम, करण, लोहित और रक्तिम, चारों नागराजा इकट्ठा खड़े थे। हॉल मास्टर, मैंने लोग लगा दिए हैं, सुबह तक जवाब मिल जाएगा, विक्रम ने रिपोर्ट दी। हॉल मास्टर, लाल गठबंधन के लोग निपटाए, साया ने जोड़ा। अच्छा, रणवीर ने सिर हिलाया। पुलिस विभाग के लिए सबूत इकट्ठा करो। लाल गठबंधन की तेज रफ्तार विस्तार में जरूर गंदी कमाई का निशान होगा, वो सब वापस सही जगह पहुंचाओ। तुरंत करवाता हूं, साया ने कहा। इस तरह जयपुर के सबसे बड़े गठबंधन का अंत हो गया। पूरे आर्यावर्त में सिर्फ रणवीर रायचंद ही रातों रात इसे मिटा सकता था। और रायली कैपिटल की सारी जानकारी निकालो, कल सुबह तक मेरे पास हो, उसने विक्रम को आदेश दिया। समझ गया, विक्रम ने सिर हिलाया। काम निपटाकर रणवीर को अचानक कुछ याद आया और उसने रिया ओबरॉय को फोन मिलाया। ओबरॉय हवेली में, रिया गहरी नींद में थी। फोन की घंटी से झटके से उठी। रणवीर का नाम देखकर तुरंत सतर्क हो गई और कॉल उठाया। क्या हुआ रणवीर? उसका लहजा गंभीर था। रणवीर का आधी रात को फोन, जरूर कोई बड़ी बात। ओबरॉय परिवार सुरक्षित है? उसने पूछा। सब शांत है, सब ठीक है, रिया ने जवाब दिया। अच्छा, नींद में खलल डालने के लिए माफी, शुभ रात्रि, कहकर उसने फोन काट दिया। रिया बिस्तर पर बैठी कॉल कटी हुई देखती रही, बोलती ही रह गई। आधी रात को जगाया सिर्फ ये पूछने के लिए, कितना बेतुका। अध्याय 127। रातों रात आसमान बदल गया। मुझसे बात करना चाहती हो? ये ख्याल अचानक आया और रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ओबरॉय, तू क्या सोच रही है? उसने खुद को जोर से चिकोटी काटी। रिया ने सिर तकिए में छिपा लिया, मगर रणवीर की छवि आंखों के सामने से हटी नहीं। नींद गायब हो गई। नीचे लाल गठबंधन के मुख्यालय के बाहर ओबरॉय परिवार की सुरक्षा की पुष्टि होते ही रणवीर ने थोड़ा सुकून की सांस ली। दूसरी तरफ ने जगन जिंदल का मुंह बंद कर दिया था, तो भैरव ओबरॉय जो हर रहस्य जानते थे, उनके लिए और भी बड़ा खतरा थे। इसलिए रणवीर को डर था कि ओबरॉय हवेली पर भी कोई हमला न हो जाए। फिलहाल सुरक्षित होना स्थायी सुरक्षा नहीं, निगाहें पहले से ही लगी हो सकती थीं। भैरव ओबरॉय कोमा में थे। मास्टरमाइंड को लग सकता था कि वे कभी उठेंगे नहीं, इसलिए अभी तक हाथ न साफ किया हो, मगर लीक होने का डर था। फिर भी मुझे सीधे नहीं मारा, रणवीर बुदबुदाया, शांत मन से हालात का विश्लेषण करता हुआ। अगर रायली कैपिटल पीछे है, तो उनका एकमात्र लक्ष्य भैरव ओबरॉय का रहस्य था। जगन जिंदल को मुंह बंद करने के लिए मारा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो रहस्य रायचंद मणि से जुड़ा नहीं। आखिर सच इतनी गहराई में दफन था कि रायली की जानकारी अधूरी हो सकती थी, उन्हें मणि का सटीक विवरण न पता हो। यानी रायली जानती थी कि भैरव ओबरॉय के पास कोई खजाना है, मगर बारीकियां नहीं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उसमें रणवीर खुद शामिल है। इसलिए मुझे छोड़ा और जगन जिंदल को निशाना बनाया। जितना भी विश्लेषण करो, भैरव ओबरॉय के जागने तक सब अनुमान ही रहेंगे। करण, लोहित, ओबरॉय परिवार की सुरक्षा करो। भैरव ओबरॉय कभी भी उठ सकते हैं, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। समझ गया। करण और लोहित ने सिर हिलाया और चले गए।
सच कहा जाए तो रणवीर ने पहले से ही कई रुद्रधाम सदस्यों को छाया में भैरव ओबरॉय की सुरक्षा पर लगा रखा था, मगर दांव इतने ऊंचे थे कि थोड़ी सी भी चूक बर्दाश्त नहीं, सिर्फ 2 नाग राजाओं को भेजकर ही सुकून मिला। आखिरकार सिर्फ विक्रम ही रणवीर के साथ होटल वापस लौटा। होटल पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी। प्रवेश द्वार पर अजमेर जिला पुलिस विभाग का एक दल इंतजार कर रहा था। पहले की हलचल से होटल ने पुलिस को बुला लिया था। परेशानी से बचने के लिए विक्रम ने बस एक टोकन दिखाया, रुद्रधाम नाग राजा विक्रम का चिन्ह। पुलिस वाले सफेद पड़ गए। टोकन कई बार जांचा ताकि पक्का हो जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूरे दल को जोरदार सैल्यूट करवाया। अजमेर जिला पुलिस विभाग के सभी सदस्य नाग राजा विक्रम को सलाम। औपचारिकताएं छोड़ो, जल्दी घर लौटो और हॉलमास्टर की नींद में खलल मत डालो, विक्रम ने हाथ हिलाकर कहा। क्या हॉलमास्टर? पूरा दल चौंक गया। नजरें रणवीर पर ठहर गईं। क्या ये युवक? रणवीर ने उंगली होठों पर रखी। रात हो रही है, तितर बितर हो जाओ। हाय, इस इशारे ने उनकी अटकल सही साबित कर दी। ये युवक कोई और नहीं, रुद्रधाम के हॉल मास्टर रणवीर रायचंद थे। पल भर में उनकी नजरों में श्रद्धा भर आए, अनमने मन से ही चले गए। आधी रात के बाद अजमेर जिला के डाउनटाउन में एक यूरोपीय स्टाइल की सड़क किनारे इमारत किसी गुप्त सरकारी दफ्तर सी लग रही थी, रहस्यमयी। दरवाजे पर सिर्फ एक साधारण तख्ती लटक रही थी, रायली जयपुर। ये 4 साधारण शब्द जगह और मकसद बता रहे थे। रायली कैपिटल का पूर्वी महाद्वीप मुख्यालय। इस वक्त स्टाफ घर लौट चुका होना चाहिए था, मगर अचानक सारी लाइटें जल उठीं और अंदर व्यस्त आकृतियां दिखने लगीं। एक खबर ने उन्हें हिला दिया था। लाल गठबंधन पूरी तरह मिट चुका था और उसके हर उद्योग में भूचाल आ गया था। कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। तभी दफ्तर से एक गुप्त कॉल जयपुर से बहुत दूर एक होटल में गई। प्रेसिडेंट यशिका, बड़ी मुसीबत, लाल गठबंधन के सभी लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। हमारे एजेंट भी पकड़े गए और वही हशरफ। ये कैसे हो गया? लग्जरी होटल के बेड पर पाजामा पहने मिस यशिका बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गईं, आंखें फटी की फटी। किसने किया? ओबरॉय परिवार की मदद करने वाला पूर्व देश के रायचंद परिवार का यंग मास्टर रणवीर रायचंद। वो हमारी और ओबरॉय की दुश्मनी में क्यों कूद पड़ा? प्रेसिडेंट यशिका ने भवें से कुढ़ी। फिर पूछा, क्या उसे वो रहस्य पता है? नहीं, जगन जिंदल बोलने ही वाला था कि हमारे आदमी ने समय रहते निपटा दिया। अच्छा, ऐसे ही रहने दो। ऊपर वाले उस रहस्य को सबसे कीमती मानते हैं, लीक नहीं होना चाहिए। तुम वहीं रहो, मैं कल फ्लाइट लेकर वापस आ रही हूँ। प्रेसिडेंट यशिका ने तेजी से आदेश दिया। अगली सुबह रिया 8 बजे तक उठी। उसके लिए देर थी, आमतौर पर वह 6 बजे उठ जाती थी। सब रणवीर की गलती, आधी रात को फोन करके नींद उड़ा दी। 5 बजे के बाद सोई, सिर्फ 2-3 घंटे की नींद, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे। आज उससे पूछूंगी आखिर आधी रात को फोन करके क्या मतलब था। रिया ने दांत पीसते हुए कहा। नहा धोकर जैसे ही तैयार हुई, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रिया, दरवाजा खोल, मुझे कुछ बताना है। बाहर से राजीव ओबरॉय की उतावली आवाज आई। रिया ने दरवाजा खोला और हैरान होकर पिता को देखा। क्या हुआ पापा? राजीव ओबरॉय ने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए बोले, लाल गठबंधन खत्म हो गया। क्या? रिया की आंखें फैल गईं। खबर हैरान करने वाली थी। रातों रात लाल गठबंधन के हर सदस्य का हादसा हो गया, गठबंधन भंग हो चुका है। इसी बीच पुलिस विभाग ने बयान जारी किया कि उन पर अवैध फंड जुटाने का आरोप है और कई विभाग मिलकर जांच कर रहे हैं। मुख्यालय सील कर दिया गया। राजीव ने एक सांस में सब बता दिया। रिया बोलती ही रह गई, इतना अविश्वसनीय था। दादाजी के घायल होने के 6 साल बाद से ओबरॉय परिवार लगातार कमजोर पड़ता गया, जबकि जिंदल और गोयल परिवार उभरे, मिलकर लाल गठबंधन बनाया और पूर्वी महाद्वीप के दिग्गजों को जोड़ा। चंद दिनों में जयपुर की पूरी आर्थिक नब्ज पर कब्जा, जयपुर की आधी कारोबारी दुनिया। कहना अतिशयोक्ति न थी, 7 बड़े परिवारों जितना प्रभाव जो कभी पूर्वी महाद्वीप पर था उनसे पहले। मगर 7 बड़े परिवार रातों रात नहीं मिटे थे, जबकि लाल गठबंधन मिट गया। हालांकि संपत्ति बाकी थी, मगर मुख्य लोग जिंदल और गोयल परिवार समेत खत्म। गठबंधन के लिए मौत की सजा, राख हो गया। रणवीर। लंबी स्तब्धता के बाद रिया ने आखिर कहा, हाँ रणवीर। राजीव चौंके। तुम्हें लगता है उसने किया? हाँ। रिया ने पिता की ओर दृढ़ता से सिर हिलाया। ऐसी ताकत सिर्फ रणवीर के पास है। रिया, तुम क्या कह रही हो? यंग मास्टर रणवीर बहुत शक्तिशाली हैं और उनकी मदद के लिए मैं आभारी हूँ, मगर लाल गठबंधन की दुश्मनी तो हमारे ओबरॉय परिवार से है। रणवीर इसमें क्यों कूदेंगे? राजीव हैरान होकर बोले। अध्याय 128 गद्दार को पकड़ना। पापा, आप रणवीर को नहीं समझते। जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे कभी नहीं छोड़ते। अगर मैं सही हूँ तो कल लाल गठबंधन ने ओबरॉय हवेली घेरने में नाकामी के बाद रणवीर को दोषी ठहराया और शायद फिर हत्यारे भेजे, इसलिए खुद अपनी कब्र खोद ली। रिया ने शांत होकर विश्लेषण किया। बेटी की बात सुनकर राजीव के चेहरे पर अविश्वास छा गया। अब मुझे समझ आया कि कल रात उसने मुझे फोन क्यों किया, इससे जरूर जुड़ा है। हाँ, उसने किया।
मुझे तुरंत उससे मिलना है, रिया ने जल्दबाजी में कहा। कुछ पल बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर रिया बिना नाश्ता किए बाहर निकल पड़ी। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची ही थी कि अचानक एक आकृति सामने आ गई। उससे टकरा गई। रास्ते से हटो, मुझे जल्दी है, रिया ने ठंडे लहजे में कहा। वाह, अब मुझे आदेश देने लगी, एक चिढ़ाने वाली आवाज़ आए। वो आवाज़ रिया सिहर उठी और ऊपर देखकर दंग रह गई। रणवीर, हिम्मत बढ़ गई है, मुझे आदेश दे रही हो, और मिस्टर रणवीर भी छोड़ दिया जो पहले हमेशा जुबान पर रहता था। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। किसने कहा था इतना डरावना बनकर अचानक सामने आओ, रिया ने सही ठहराते हुए जवाब दिया, आंखों में हल्की नाराजगी। पांडा आई शेडो, रणवीर ने उसके काले घेरों को देखकर हंसते हुए कहा। हंस भी रहे हो, सब तुम्हारी वजह से, रिया भड़क उठी। मिस रिया, हमारे हॉल मास्टर शादीशुदा हैं, विक्रम ने दयालुता से याद दिलाया। रिया, रणवीर दोनों वहीं बोलती बंद। माहौल ठीक था, मगर विक्रम की बात ने उसे बेहद अटपटा बना दिया। विक्रम, बात करने का अंदाज कमाल है, अगली बार कुछ मत बोलना, रणवीर ने शिकायत की। क्या मैंने हॉल मास्टर का फ्लड बाधित कर दिया? विक्रम ने नाक से कुड़ी, हैरान। चेहरा लाल क्यों हो रहा है? रणवीर ने रिया की ओर देखा। विक्रम के लिए सफाई देने ही वाला था कि उसके गाल आड़ू जैसे लाल हो गए। गुस्से से रिया ने सहज जवाब दिया और पूछने से डरकर विषय बदल दिया। कल रात वो फोन किस लिए था? कुछ खास नहीं, बस हालचाल पूछ रहा था, रणवीर ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हें पता है लाल गठबंधन रातों रात मिट गया? रिया ने सीधा पूछा। मैंने किया, रिया की मंशा समझकर रणवीर ने तुरंत कबूल किया। रिया का चेहरा बदल गया। अटकल तो थी, मगर सुनकर भी झटका लगा। मैं तुमसे यही पूछने वाली थी, मगर अब जरूरत नहीं, रिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा और उसे लिविंग रूम में ले गई। रणवीर के आने की खबर फैली तो राजीव ओबरॉय और ओबरॉय परिवार के सारे वरिष्ठ बाहर आए। भव्य स्वागत था, रणवीर को सम्मानित मेहमान की तरह। सचमुच हकदार था। अपनी हैसियत के अलावा कल ओबरॉय परिवार के संकट को टालने का काम ही काफी था। जब रिया ने सबको बताया कि लाल गठबंधन को रणवीर ने ही मिटाया, हॉल में मौजूद हर वरिष्ठ ने सांस रोकी, आंखें आश्चर्य से फैलीं। रिया ने अटकल लगाई थी कि तुमने किया, मगर मैं विश्वास न कर सका, अब सच हो गया, राजीव ने उत्साह से कहा। लाल गठबंधन ने मौत को दावत दी। कल ओबरॉय हवेली पर मैंने छोड़ा था, फिर भी मेरे पीछे पड़े, अपनी कब्र खुद खो दी, रणवीर ने ठंडे लहजे में कहा। सचमुच? राजीव ने रिया की ओर देखा। लड़की ने सब सही अनुमान लगाया था। रिया के चेहरे पर गर्व की हल्की चमक दौड़ गई। अब यकीन हुआ, यंग मास्टर रणवीर, लाल गठबंधन ने जयपुर की आर्थिक नब्ज पर कब्जा कर रखा था। उन्हें हटाकर आपने जयपुर के कारोबारी जगत को शांति लौटाई। जयपुर के सभी उद्यमियों की ओर से धन्यवाद, राजीव ने मुट्ठी बांधकर कहा। पूरे ओबरॉय परिवार ने खुशी से आभार जताया। लाल गठबंधन का खात्मा न सिर्फ शांति लाया, बल्कि परिवार के अंदर छिपी गद्दारी के खतरे को भी दूर किया। रणवीर ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि कोई बड़ी बात नहीं। उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसे छेड़ा था, कोई बड़ा कारण नहीं। अंकल राजीव, मेरी एक सलाह है, सुनना चाहेंगे? रणवीर ने अचानक कहा। बिल्कुल, कृपया कहें, राजीव उत्सुकता से बोले। जिंदल और गोयल परिवार ने लाल गठबंधन बनाकर चंद दिनों में जयपुर की आर्थिक नब्ज हथिया ली और ओबरॉय परिवार को मौत के द्वार तक धकेल दिया क्योंकि आपने जगह छोड़ी। जयपुर के सबसे बड़े परिवार के रूप में आप कम प्रोफाइल रख सकते हैं, मगर दूसरी जगहों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रणवीर ने आधी बात कहकर छोड़ दी। हालांकि थोड़े सीधे साधे थे। राजीव भैरो ओबरॉय के बड़े बेटे और वर्तमान मुखिया थे, मतलब समझ गए और शर्मिंदा हो गए। बस मेरी राय, अंकल राजीव, इच्छा न हो तो नजरअंदाज करें, रणवीर ने कहा। आपकी सलाह अनमोल है, धन्यवाद यंग मास्टर रणवीर, राजीव ने कृतज्ञता से कहा। एक बात और जोर दूं, सदियों तक टिका परिवार सिर्फ दूसरी चीजों से नहीं टिकता, बल्कि ऊपर से नीचे तक एकजुट होकर हर तूफान का सामना करता है। सच बातें, मगर राजीव और बाकियों को लगा कि इनमें कोई और मतलब भी छिपा है। आप क्या कहते हैं? रणवीर की नज़र अचानक भीड़ की ओर गई। उसी पल हॉल के पीछे छिपा राजेश ओबरॉय पहले से ही डर से कांप रहा था। उसे कभी कल्पना न थी कि लाल गठबंधन रातों रात रणवीर के हाथों मिट जाएगा। बस डरावना था। रणवीर का उसकी ओर संबोधन देखकर राजेश ने जल्दी से कहा, हाँ, यंग मास्टर रणवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं, परिवार को एकजुट रहना चाहिए। लाल गठबंधन के खत्म होने के साथ अब वह परिवार के मुखिया की कुर्सी की लालच कैसे रखता? रणवीर के सामने तो पूरी विनम्रता। ऐसे में तुमने बाहर वालों से मिलकर अपने परिवार को क्यों धोखा दिया? रणवीर ने अचानक पूछा। हिस राजेश ने सांस खींची, चेहरा बदल गया। पूरे ओबरॉय परिवार में सनसनी दौड़ गई। राजेश ओबरॉय ने बाहर वालों से मिलकर अपने परिवार को धोखा दिया। लगभग अकल्पनीय। यहाँ तक कि रणवीर पर भरोसा करने वाली रिया को भी लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं। यंग मास्टर रणवीर, कल की बात का बदला ले रहे हैं क्या? राजेश ने घबराहट दबाते हुए शांत स्वर में पूछा।
रणवीर ने ठठाकर हंसा। लाल गठबंधन खत्म हो गया, अभी भी नाटक करने का इरादा? खुद कबूल करो या मैं सबके सामने खोल दूं। यंग मास्टर रणवीर, ये ठीक नहीं, इतनी छोटी बात पर मुझे बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, जब कबूल नहीं करते तो मैं तुम्हें इज्जत देने की जहमत नहीं उठाऊंगा। रणवीर ने फोन निकाला, एक वीडियो खोला और राजीव को थमा दिया। खुद देख लो। राजीव और बाकियों ने जिज्ञासा से वीडियो चलाया। देखते ही उनके चेहरे बदल गए। लाल गठबंधन की भीड़ थी। जगन जिंदल, गौरव गोयल सब थे। पूरा वीडियो देखने के बाद सब साफ हो गया। आश्चर्य क्रोध में बदल गया। अध्याय 129 पृष्ठभूमि। ओबरॉय परिवार के दूसरे मुखिया राजेश ओबरॉय ने परिवार के मुखिया की कुर्सी हथियाने के लिए लाल गठबंधन से मिलकर अंदर से बाहर तक ओबरॉय परिवार को तबाह करने की साजिश रची थी। बेहद क्रूर। राजेश, तूने ऐसा कैसे कर दिया? राजीव ने गुस्से में पूछा। राजेश पूरी तरह घबरा गया। सबूत न होते तो वह अभी भी शांत रहकर बहाने बना सकता था। अब सबूत पक्के थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कल रात लाल गठबंधन मुख्यालय में जगन जिंदल और बाकियों से उसकी गुप्त मीटिंग रिकॉर्ड हो गई थी। ये झूठ है। इस लड़के ने जानबूझकर किसी को पैसे देकर ये वीडियो बनवाया है ताकि मुझसे बदला ले सके। विश्वास मत करो। राजेश ने आखिरी कोशिश की। तुझसे बदला? तू वो लायक भी है? रणवीर ने ठंडे लहजे में कहा। दूसरे अंकल, मैंने ये वीडियो देखा है। ये बनावटी नहीं, सचमुच रिकॉर्ड किया गया, रिया ने निश्चित स्वर में कहा। उसने जांच लिया था, ध्वनि और दृश्य में एडिटिंग का कोई निशान नहीं। ये बदनामी है। रणवीर जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। गंदा लड़का, मुझे पहले से पता था कि ओबरॉय परिवार की मदद करना इतना आसान नहीं। क्या तुम धीरे धीरे हमें हड़पने का इरादा रखते हो? राजेश ने पलटकर आरोप लगाया। अंकल राजीव, ये अब सिर्फ ओबरॉय परिवार का अंदरूनी मामला नहीं। चूंकि उसने मुझे बदनाम किया है तो मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा, कहकर रणवीर ने सीधा आदेश दिया। विक्रम, पकड़ो और मछलियों को खिला दो। जी। विक्रम ने सिर हिलाया। सिर्फ उसे पता था कि रणवीर का असली मतलब क्या है और वह धीरे धीरे राजेश की ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो। राजेश तुरंत डर गया। विक्रम का कद ही डरावना था। चट चट। विक्रम ने लगातार कलाइयां घुमाईं, जोरों से चटाक की आवाजें आईं। वह हंसा। तेरा छोटा सा बदन शायद मगरमच्छ को भी पूरा न पड़े। जल्दी मरने के लिए बड़ा मगरमच्छ ढूंढना बेहतर। एक दंश में क्रंच, सिर चूर चूर, दर्द भी न सहना पड़े। बस ये सुनकर राजेश कांप उठा। चेहरा भूत सा सफेद। नहीं, ये ओबरॉय हवेली है। तुम यहाँ मनमानी नहीं कर सकते। परिवार को सबसे पहले तूने धोखा दिया। क्या यहाँ कोई तेरी मदद करेगा? विक्रम का लहजा बर्फ था। वह कदम कदम राजेश के पास बढ़ता गया। बड़े भाई, बचाओ! राजेश ने हताश होकर चिल्लाया। राजीव को थोड़ा रहम आया और वह बीच बचाव करने ही वाले थे। रिया ने उनकी बांह पकड़ी और आंखों से इशारा किया। राजीव हिचके, फिर रुक गए। राजीव की कोई प्रतिक्रिया न देखकर राजेश को उम्मीद टूट गई। यंग मास्टर रणवीर, मुझे मत मारो। सबूत पक्के हैं। न सिर्फ कबूल नहीं करते बल्कि हॉल मास्टर को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें न मारे तो किसे मारें? रणवीर के जवाब देने से पहले ही विक्रम ने कहा। राजेश डर से थरथराने लगा। मैं कबूल करता हूँ, वीडियो में सब सच है। मैंने लाल गठबंधन से मिलकर उन्हें ओबरॉय परिवार हड़पने में मदद की और बदले में वे कुछ मुख्य लोगों को हटाने में मेरी मदद करते। आखिर में मैं परिवार पर कब्जा कर लेता। यही सच है। मैंने यंग मास्टर रणवीर को जानबूझकर बदनाम नहीं किया। कृपया मुझे छोड़ दो। काय? विक्रम ने ठंडी हंसी उड़ाई। उसका इरादा मारने का था ही नहीं, बस हॉल मास्टर के साथ मिलकर डराना था। अंकल राजीव, बाकी का काम मुझे संभालने की जरूरत तो नहीं न? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तब जाकर राजेश को देर से समझ आया कि दूसरा पक्ष जानबूझकर डराकर कबूल करवाना चाहता था, मगर तथ्य स्थापित हो चुके थे। उसके पास बहस का कोई रास्ता नहीं। राजीव ने गहरी सांस ली। राजेश, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। बड़े भाई, मैं एक पल के लिए बहक गया। कृपया रहम करो। तूने बाहर वालों से मिलकर परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं रहम कैसे करूं? मैं मान भी लूं तो क्या कुल के बुजुर्ग मानेंगे? राजीव गुस्से में थे। बाकी ओबरॉय सदस्यों ने भी राजेश की निंदा की। तुमने जो किया उसके लिए मुझे फैसला लेने का अधिकार नहीं। पिताजी के उठने तक इंतजार करेंगे। राजीव ने सीधा आदेश दिया। राजेश को बंदी बना लिया गया। वे काम निपटा रहे थे, तभी रणवीर ने रिया से कहा कि उसे भैरव ओबरॉय से मिलवाओ। भैरव ओबरॉय अभी भी बेहोश थे, मगर चेहरा काफी गुलाबी हो चुका था, नीला नहीं रहा। रणवीर ने नब्ज देखी और मन ही मन सिर हिलाया। कैसे हैं? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। 2 दिन में जरूर उठ जाएंगे। कल जो जड़ी बूटियां मंगवाई थी उनसे काढ़ा बनवा कर पिलाते रहो, बस इतना काफी है। रिया ने गहरी सांस ली। होंठों पर मुस्कान आ गई। दादाजी के 2 दिन में उठने की खबर सुनकर उसका मन हल्का हो गया। रणवीर, बहुत बहुत धन्यवाद।
हर बार मिस्टर रणवीर कहने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ नाम से पुकारो तो ज्यादा अच्छा लगता है, रणवीर ने हल्के स्वर में कहा। तुमने खुद कहा, रिया ने शरारत भरी नजरों से कहा, जैसे कोई मौका हाथ लग गया हो। कुछ शरारत तो नहीं सोच रही ना? रणवीर को शक हुआ। मैं तुम्हारे साथ क्या शरारत कर सकती हूँ? रिया ने तुरंत जवाब दिया। क्या विक्रम सही कह रहा था? रणवीर ने मजाक में कहा। रिया का हमेशा ठंडा चेहरा एक पल को लाल हो उठा। रणवीर को आखिर समझ आया कि उसने क्या कह दिया। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, गंभीरता से मत लेना। क्या मुझे गंभीरता से लेना चाहिए? तुम शादीशुदा हो, ऐसे मजाक फिर किए तो मैं शिकायत कर दूंगी, रिया ने ठंडे लहजे में कहा। रणवीर ने स्पष्ट सुना कि उसके लहजे में हल्की नाराजगी थी। ठीक है, तुम औरतें काफी डरावनी होती हो, मैं डर गया। आज की मुलाकात का मुख्य मकसद भैरव ओबरॉय का हाल देखना और राजेश ओबरॉय की गद्दारी की जानकारी देना था। दोनों काम निपट गए तो रणवीर तुरंत विदा लेने लगा, राजीव ओबरॉय के जोरदार निमंत्रण को विनम्रता से ठुकराकर। कुछ देर बाद रणवीर होटल लौटा और लाल गठबंधन के विनाश से हुए हंगामे की जानकारी ली। रणवीर को हैरानी हुई कि मीडिया में कोई खबर नहीं थी। सुबह ही विभिन्न स्थानीय विभागों ने सिर्फ एक संक्षिप्त बयान जारी किया कि लाल गठबंधन की जांच हो रही है। उसके अलावा कोई हलचल नहीं। लगता था स्थानीय अधिकारी जानबूझकर मामला दबा रहे थे। आखिर जयपुर की आधी अर्थव्यवस्था ढह गई थी, गलत संभाला तो भारी नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। बेशक ये भी हो सकता था कि रायली कोई कदम उठा रही हो। लाल गठबंधन उनकी निवेश थी, रातों रात विनाश अगर उन तक जुड़ा तो उनकी साख को ठेस पहुंचती। हॉल मास्टर, उस आदमी की पहचान साफ हो गई। तभी विक्रम अचानक रिपोर्ट करने आया। क्या पृष्ठभूमि है? वो विदेशी भाड़े के सैनिक संगठन से है। उसकी हरकतें बहुत गुप्त थीं। आर्यावर्त में रायली कंपनी से कोई संपर्क नहीं मिला, मगर विदेश में वो संगठन रायली से सहयोग करता रहा है और रिश्ता बेहद गहरा है। विक्रम की बात खत्म होते ही निष्कर्ष साफ था। वो घातक निशानेबाज रायली कैपिटल ने भेजा था। बस दूसरा पक्ष बेहद सावधान था, आर्यावर्त में कोई संपर्क नहीं रखा। आम आदमी सचमुच न ढूंढ पाता, मगर वे रुद्रधाम के सामने थे, जिसकी वैश्विक खुफिया तंत्र की ताकत अपार है। राजेश ओबरॉय को लाल गठबंधन ने इस्तेमाल किया, मगर लाल गठबंधन को भी रायली इस्तेमाल कर रही थी। रायली असली खिलाड़ी है। रणवीर का लहजा उदासीन था। हॉल मास्टर, रायली कैपिटल की भी पूरी जांच हो गई, विक्रम ने कहा और एक फाइल बैग थमाया। अंदर कागजातों का मोटा ढेर था, सब रायली कैपिटल से जुड़े। अध्याय 130। अब चैन से नहीं बैठ सकते। रणवीर ने सब ध्यान से पढ़ा। रायली कैपिटल के पीछे तो रायली परिवार है। ये पश्चिमी दुनिया का एक बहुत पुराना कुलीन परिवार है। पिछले कुछ 100 सालों में युद्धों से खूब धन कमाया और गहरी नींव रखी। बस हर युग में बेहद कम प्रोफाइल, चुपचाप बड़ी कमाई करने वाला। रायली परिवार का कारोबार आर्यावर्त में होना आश्चर्य नहीं, मगर आर्यावर्त की धरती पर ऐसी दादागिरी नहीं चलनी चाहिए और पूरे जयपुर के कारोबारी जगत को एकाधिकार बनाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं। सोचो, अगर यही तरीका कहीं और अपनाया जाए, युद्ध हुआ तो रायली का एक इशारा और सारी इंडस्ट्री की सप्लाई रुक जाए। ये निश्चित रूप से भारी छिपा खतरा है। विदेश में खून पीना काफी न था कि आर्यावर्त में भी आने चले, डर नहीं लगता कि पेट फट जाएगा। रणवीर ने ठंडे लहजे में कहा। रायली की कोई हलचल? रणवीर ने पूछा। सब शांत, साया ने जवाब दिया। वे जरूर बेचैन हो रहे होंगे, रणवीर ने दृढ़ता से कहा। उसे फिर छेड़ना बेहतर न हो। लाल गठबंधन का विनाश बस चेतावनी थी। अगर रायली फिर परेशान करे तो वह रायली कैपिटल के आर्यावर्त में फैले सारे पंजों को काट देगा। उसे अभी सबसे ज्यादा परवाह भैरव ओबरॉय के रहस्य की है, खासकर रायचंद मणि से जुड़ी हर बात की, जो जयपुर आने का उसका एकमात्र मकसद भी है। रायली कैपिटल हो या देवलोक के लोग जयपुर में लाभ उठाने आए हों, उसे कोई परवाह नहीं। साया के कमरे से निकलने के बाद रणवीर ने अनन्या और बेटी से वीडियो कॉल की, एक दूसरे का हालचाल पूछा। दिख रहा था कि अनन्या का चेहरा थोड़ा थका हुआ है, शायद इन दिनों उद्योगों के काम में व्यस्त रही होगी। अनन्या, तुम बहुत थकी लग रही हो, अगर दबाव ज्यादा है तो मत करो, रणवीर ने दुखी स्वर में कहा। नहीं, अनन्या ने तुरंत मना कर दिया। पहले तुमने ही मुझे उन उद्योगों को संभालने के लिए कहा था और अब ये मेरी खुद की इच्छा है, वरना मैं उन लोगों के सामने कैसे खड़ी होऊंगी जो रायचंद परिवार का साथ दे रहे हैं। और मैंने नीलम स्क्वायर के उन छोटे कारोबारियों से वादा किया था कि मैं नीलम स्क्वायर को फिर से जीवंत कर दूंगी और रायचंद परिवार के सारे उद्योग पटरी पर लाऊंगी। अनन्या, तुम्हें सचमुच जरूरत नहीं, रणवीर समझाना चाहता था। अनन्या ने बीच में टोक दिया। रणवीर, और मत कहो, अभी रायचंद परिवार में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो ये जिम्मेदारी निभाना मेरा फर्ज है, दिवंगत माता पिता के लिए, दिवंगत रायचंद परिवार के सदस्यों के लिए। अनन्या की बात सुनकर और वीडियो में उसकी दृढ़ आंखें देखकर रणवीर के दिल में कृतज्ञता उमड़ आई। अनन्या, धन्यवाद। इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो, अभी इतनी लड़ाई की भावना से मत देखो, आखिर में अगर मैं बिगाड़ दूं तो खत्म, अनन्या ने शर्माते हुए कहा।
बिगाड़ भी दो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि तुमने मुझे वो पक्ष दिखाया जो मुझे तुमसे प्यार करने लायक बनाता है, रणवीर ने कोमल स्वर में कहा। अनन्या शर्मा कर मुस्कुराई, लगा कि सारी मेहनत और थकान कुछ भी नहीं क्योंकि उसका पति उसे समझता है। पापा तुम कब लौटोगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, रूही ने कैमरे के सामने जोर से चिल्लाया। पापा कुछ दिनों में लौट आएगा, घर पर मम्मी की बात मानना, ठीक है, रणवीर ने लाड़ भरे लहजे में कहा। अनन्या से कुछ देर बात करने के बाद रणवीर ने अनमने मन से फोन काटा। वह बिस्तर पर एकटक बैठकर धीरे धीरे प्राण शक्ति का संचार करने लगा। दोपहर तक अग्नि ने कुछ जानकारी दी। देवलोक के लोग पहले से ही जयपुर में आ बसे हैं। कुल दर्जनों देव उपासक गुरु और 3 अधोलोक राजा भेजे गए हैं। साथ ही इस दल का नेतृत्व एक काल कर रहा है। ये खबर सुनकर रणवीर ने आंखें सिकुड़ीं। पिछली बार पूर्व देश गया था तो सिर्फ एक अधोलोक राजा 2 देव उपासक गुरुओं के साथ था, मगर इस बार दर्जनों देव उपासक गुरु, 3 अधोलोक राजा और एक काल। इतनी फौज लेकर मुझे मारने चले हो, खुद पर बहुत भरोसा है। रणवीर ने ठठाकर हंसा। अभी उसे हाथ डालने की फुर्सत नहीं। भैरव ओबरॉय के उठने के बाद सब साफ पूछकर अगर देवलोक खुद ना आए तो वह खुद उनके पास जाएगा। आर्यावर्त इतना आसान नहीं और वह मारना इतना आसान नहीं। कोई भी दुश्मन हो, रणवीर का सिर्फ एक जवाब है, एक तलवार से खत्म। रणवीर को दोपहर का भोजन करने का इरादा नहीं था। वह साधना कर रहा था, प्राण शक्ति अंदरूनी अंगों से टकरा रही थी। भूख नहीं लग रही थी, मगर दिमाग एकदम साफ था। मगर 12 बजते ही साया ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कुछ थैलियां लेकर अंदर आया। टेकअवे मंगवाया? रणवीर ने पूछा। हुजूर, दूसरी चीजों में ठीक हूँ, मगर रोजमर्रा के कामों में इतना होशियार नहीं, साया ने जल्दी सफाई दी। तो ये क्या है? रिया ओबरॉय ने नौकरानी से भिजवाया है। साया ने रणवीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे लगता है ओबरॉय परिवार की मिस रिया को आपसे लगाव हो गया है। मैं साधना कर रहा हूँ, क्यों न तुम मेरे साथ अभ्यास करो, देखें मेरी साधना में कितना सुधार हुआ, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। हुजूर, मैं आपका भोजन बाधित नहीं करूँगा। साया ने एक बात छोड़कर बिजली की तरह बाहर निकल गया। लगभग व्यक्ति गायब होते ही आवाज फैल गई, बेहद तेज। मजाक है? हुजूर की साधना क्या स्तर है? उनके साथ अभ्यास करने की हिम्मत? कुछ दिन बिस्तर पर लेटना चाहता है क्या? बकवास कर रहा है, रणवीर ने बुदबुदाया। रिया के चरित्र को जानते हुए उसे पता था कि रणवीर का परिवार है, वह कैसे बीच में आएगी। नौकरानी भेजना स्पष्ट मर्यादा का संकेत है। फोन अचानक बज उठा। रणवीर ने देखा तो रिया का संदेश था। खाना मिल गया। पापा ने आपको डिनर पर बुलाया था, मगर आप मना कर गए। आपके रहने की जगह के आसपास टेकअवे अच्छा नहीं मिलता, इसलिए मैंने आंटी से कुछ व्यंजन बनवाकर भिजवाए। उम्मीद है पसंद आएंगे। काफी सोच विचार करके रणवीर ने मुस्कुराते हुए ओके इमोजी भेजा। वैसे भी साधना में खलल पड़ गया था। रणवीर ने साधना रोकी और खाना शुरू किया। पूरी दोपहर होटल में ही रहा, कहीं नहीं गया। अब सिर्फ भैरव ओबरॉय के जागने की खबर का इंतजार है। शाम तक साया फिर दरवाजे पर आया। हुजूर, राइली कैपिटल ने संपर्क किया, कहकर उसने एक निमंत्रण पत्र थमाया। रणवीर ने खोला तो एक छोटा सा वाक्य और एक पता लिखा था। आखिर चैन खो बैठे, रणवीर ने ठंडे लहजे में कहा। सब उसके नियंत्रण में था, कोई आश्चर्य नहीं। लाल गठबंधन मिटा, ओबरॉय परिवार के खिलाफ योजना नाकाम। लगभग एक दिन बीत गया, राइली ने कोई कदम नहीं उठाया। चैन से बैठे रहते तो भूत साबित होता। शायद जवाबी रणनीति सोच रहे थे। अब निमंत्रण पत्र भेजना निश्चित रूप से कोई सीधा मकसद रखता है। जाएंगे? साया ने पूछा। हाँ, वरना एक दिन में राइली कैपिटल ने कौन सी जवाबी रणनीति सोची, कैसे पता चलेगा? रणवीर ने तुरंत फैसला किया। कुछ मिनट बाद एक कार होटल से निकली। कार में सिर्फ 3 लोग थे, रणवीर, साया और विक्रम। बाकी 2 नागराजा गुप्त रूप से ओबरॉय परिवार की सुरक्षा पर थे। आधे घंटे बाद कार एक हाई एंड रेस्तरां पर पहुंची। अजमेर जिला का बेहद शानदार रेस्तरां, औसत खर्च 3000 से ऊपर। कार का दरवाजा खुला और रणवीर बाहर निकला। तुरंत जैसे तारे चमक उठे, हजारों चमक बिखेरते हुए अनगिनत राहगीरों का ध्यान खींच लिया। अध्याय 131, जयपुर का प्रमुख। क्षमा कीजिए, क्या आप रणवीर रायचंद जी हैं? रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एक जवान वेटर ने विनम्रता से पूछा। हाँ, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। नमस्ते रणवीर जी, मेरे साथ चलिए, वेटर ने बड़े अदब से कहा और बाहर की ओर ले चला। रेस्तरां में एक भी ग्राहक नहीं था, पूरा जगह बुक कर लिया गया लगता था। वेटर रणवीर रायचंद को एक प्राइवेट रूम तक ले गया। दरवाजे पर 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड खड़े थे। उनकी कमर पर उभार साफ बता रहा था कि बंदूकें हैं। लड़ाई हुई भी तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते। रणवीर रायचंद को जरा भी फिक्र नहीं थी। तुम रणवीर रायचंद हो? एक बॉडीगार्ड ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारे मालिक ने नहीं बताया कि मेहमानों से अदब से पेश आना चाहिए? विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। तेरी यहाँ कोई औकात नहीं, बस ये ईमानदारी से जवाब दे।
बॉडीगार्ड का लहजा घमंड से भरा था। क्या ये जानबूझकर हमें चेतावनी दे रहे हैं? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। फिर अचानक गरजे, विक्रम, हाजिर हूँ सदन स्वामी, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ गया, विक्रम ने जवाब दिया और झपट्टा मारकर आगे बढ़ा। उस आदमी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धाड़, धमाके जैसी आवाज के साथ उसकी नाक से खून बह निकला। स्विश स्विश। बाकी लोग फौरन हरकत में आए। सबने पिस्तौलें निकालकर रणवीर रायचंद और उनके साथियों पर तान दी। वेटर डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। रणवीर रायचंद और उनके लोग शांत खड़े रहे। कुछ पिस्तौलों से हमें मारने की सोच रहे हैं, ये महज ख्याल है। रायली कैपिटल, अगर इसी तरह मेहमान बुलाते हो तो सारे नतीजे तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि अंदर बैठे लोग भी सुन लें। उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे घुंघराले बालों वाली लड़की बाहर निकली। काले फ्रेम का चश्मा, प्रोफेशनल सूट पहने, बिल्कुल सेक्रेटरी जैसी। बंदूकें नीचे करो, लड़की ने सख्ती से कहा। फिर रणवीर रायचंद की ओर मुस्कुराकर बोली, मेरे अधीनस्थ अज्ञानी हैं रणवीर जी, गुस्सा मत कीजिए। हमारी मैनेजर युक्ता आपका इंतजार कर रही हैं, मेरे साथ अंदर चलिए, कहकर इशारा किया। रणवीर रायचंद ने उसे एक नज़र देखा, कुछ नहीं बोले और सीधे कमरे में चले गए। विक्रम ने ठंडी हंसी ली। सदन स्वामी का अपमान करने की हिम्मत, ये लोग खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। सेक्रेटरी के पास से गुजरते हुए उसने उसे घूर कर देखा। लड़की कांप गई। प्राइवेट रूम में घुसते ही रणवीर रायचंद की नज़र कुर्सी पर बैठी औरत पर पड़ी। उम्र 30 के आसपास, लेकिन असल में थोड़ी और हो सकती है। मेकअप परफेक्ट, कपड़े बिल्कुल एलीट, सफ़ेद डीप वी नेक स्लीवलेस शर्ट, अंदर लेस की ब्रालेट झलक रही थी। सफ़ेद कैप्री सूट पैंट, नाजुक गोरे टखने बाहर, सिल्वर पीप टो हील्स, पैरों के नाखून लाल नेल पॉलिश से रंगे। पूरी बनावट में शाही ठाठ था और खूबसूरती के साथ मिलकर वो काफ़ी आकर्षक लग रही थी। रणवीर रायचंद का चेहरा शांत रहा। उसे एक नज़र देखकर नज़र दूसरी ओर घुमा दी। औरत के पीछे कोने में एक बेसबॉल कैप वाला आदमी खड़ा था। कद छोटा, आभा दबाया हुआ, इतना कि रणवीर रायचंद ने अंदर आते वक्त उसे लगभग नोटिस ही नहीं किया। और वो शक देश का था, नाक के नीचे मूंछों का स्पष्ट टुकड़ा। रणवीर रायचंद ने एक नज़र में समझ लिया कि वो साधक है और आंतरिक साधना वाला नहीं। अंगूठे के आधार पर स्पष्ट गड्ढे थे, उभार नहीं। ये बताता था कि वो तलवार या चाकू का माहिर है। इतने साल हथियार चलाने से अंगूठा गड्ढेदार हो गया। ऐसे स्तर तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। रणवीर रायचंद ने ऐसा सिर्फ एक पुराने तलवारबाज के हाथ पर देखा था। 50-60 साल की निरंतर साधना की निशानी। ये शक देशी शख्स 40 से ज्यादा का नहीं लगता, फिर भी इतना स्तर हैरान करने वाला था। लेकिन रणवीर रायचंद ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो पुराना तलवारबाज भी उनके सामने 3 वार से ज्यादा नहीं टिक पाता। रणवीर जी इतने जवान, सच में उज्जवल भविष्य है। शाही औरत ने पहले बोलना शुरू किया। नजरें रणवीर रायचंद को लगातार परख रही थीं। रणवीर रायचंद बेधड़क बैठ गए। मीठी मीठी बातें छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ। शाही औरत पर कोई असर नहीं पड़ा। स्पष्ट था कि वो हर तरह के लोगों से निपटने की आदी है। मेरा नाम युक्ता है, रायली कैपिटल की जयपुर कंपनी की जनरल हेड। आज आपको बुलाया है एक सहयोग की बात करने। इतनी कम उम्र में जयपुर क्षेत्र की जनरल हेड बनना वाकई काबिलियत की बात है। बोलो, रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में कहा। रायली को जयपुर में बहुत दिलचस्पी है। हमारे पास ढेर सारे संसाधन हैं। हमेशा से एक काबिल पार्टनर की तलाश थी। क्या रणवीर जी की रुचि है? युक्ता ने मुस्कुराकर कहा। लाल गठबंधन का जिक्र जानबूझकर नहीं किया। रणवीर रायचंद थोड़ा हैरान हुए। उसके शब्दों से लग रहा था कि लाल गठबंधन का खात्मा होने से वो काबिल नहीं थे। रायली कितनी बेरहम है, पार्टनर को यूं ही छोड़ देती है। अफसोस, मुझे व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाकर कहा। पूर्व देश में रणवीर जी के कारनामे मैंने सुने हैं। रायचंद परिवार सिर्फ पूर्व देश तक सीमित रहना नहीं चाहेगा न? युक्ता ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मानो वो रणवीर रायचंद के दिल की बात पढ़ रही हो। रायचंद परिवार आगे क्या करेगा ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, रणवीर रायचंद ने सख्ती से कहा। रायली के पूंजी के साथ रणवीर जी की ताकत मिल जाए तो बस सहयोग हो जाए। रणवीर रायचंद ने अचानक हाथ हिलाया और ज्यादा मत बोलो। अगर यही बात है तो माफ कीजिए, कहकर उठने लगे। कोने में खड़ा शकदेशी आदमी आंखें उठाकर रणवीर रायचंद को देखने लगा। ठंडी नीयत चमकी। रणवीर जी, जरा रुकिए। मैनेजर युक्ता खड़ी हो गईं। रणवीर रायचंद मुड़े। बोलो, ओबरॉय परिवार के पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर आप सहयोग करें तो रायली कैपिटल आपको पूरे जयपुर का व्यापारिक साम्राज्य दिला सकती है। तब रायचंद परिवार आर्यावर्त के टॉप परिवारों में शुमार हो जाएगा। रुचि है? युक्ता की बात सुनकर रणवीर रायचंद ने ठंडी हंसी ली। मुझे इतना छोटा समझती हो? जब उन्होंने 8 दिशाओं और 4 समुद्रों को कुचला था, दुनिया को अपने पैरों तले रखा था, तब क्या नहीं था उनके पास?
सिर्फ एक राइली कैपिटल और मुझे कुछ फायदा पहुंचाएगी। खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। ओबरॉय परिवार का वो तथाकथित राज बताओ तो शायद विचार कर लूं, रणवीर रायचंद ने कहा। ये बहुत बड़ा मामला है। अगर रणवीर जी सहमत हो तभी बता सकती हूँ, युक्ता ने सावधानी से कहा। तुम ये भूल गई लगती हो कि ओबरॉय परिवार से मेरे रिश्ते अच्छे हैं। अगर मुझे ये राज चाहिए तो तुम्हारे साथ क्यों करूं, उनके साथ क्यों नहीं? रणवीर रायचंद का लहजा ठंडा हो गया। ओबरॉय परिवार आपको नहीं बताएगा और इस राज की हिफाजत करने की ताकत भी नहीं है उनमें। उनके साथ गए तो फंस जाएंगे, भले आप कभी महान सेनापति रहे हों। युक्ता फिर भी मुस्कुराए। रणवीर रायचंद का चेहरा सख्त हो गया। मुझे धमकी दे रही हो? ऐसा करने की हिम्मत कैसे करूं? रणवीर जी ने लाल गठबंधन को तबाह कर दिया, मैं आपको कैसे नाराज करूं? लेकिन लाल गठबंधन को खत्म करके आपने रायली के मुख्य हितों को ठेस पहुंचाई है। सहयोग करना रायली की ओर से जैतून की डाल है। अगर मना किया और आखिर में ओबरॉय परिवार के साथ खड़े हुए तो अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, युक्ता ने धमकी भरे लहजे में कहा। नजरें रणवीर रायचंद पर जमी हुई। अध्याय 132 भैरव ओबरॉय की नींद खुली। अपनी ताकत से सदन स्वामी को धमकी देने की सोच रही हो? नील ने गुस्से में कहा। शब्देशी आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा, एक हाथ बहुत अजीब मुद्रा में, तलवार निकालने की मुद्रा। रणवीर रायचंद को अजीब लगा कि उसे हथियार कहाँ छिपाया है, दिख नहीं रहा। नील, रणवीर रायचंद ने पुकारा उसे रोकते हुए। रायली जयपुर की एक जिम्मेदार औरत के लिए जरूरी नहीं। खुशकिस्मत हो तुम। नील ने ठंडी हंसी ली। युक्ता जी, मैं भी आपको याद दिला दूं, असली ऊंचों तक बात पहुंचाना। ये जयपुर है, यहाँ वो मनमानी नहीं कर सकते। अगर हाथ आजमाना चाहते हैं तो कर लें। मुझे पूरा रायली कैपिटल कुचलने में कोई एतराज नहीं। रणवीर रायचंद की बात खत्म होते ही मेज पर रखा चाय का प्याला अचानक फट गया। मेज भी कड़कड़ की आवाज करने लगी, सीधे एक जोरदार शक्ति से फट गई। युक्ता हक्की बक्की रह गईं। होश आया तो रणवीर रायचंद अपने आदमियों के साथ जा चुके थे। बस उनकी बात गूंज रही थी कमरे में। ये जयपुर है, अगर रायली ज्यादा उछले तो मैं उसे कुचल दूंगा। क्या दबदबा! ये शख्स बहुत डरावना है, शक्देशी ने अचानक कहा, लहजा बहुत गंभीर। सिर्फ प्राण शक्ति से प्याला और मेज फोड़ दी, मुझे छुआ तक नहीं। प्राण शक्ति पर उसका कंट्रोल राक्षसी है। क्या मतलब ये कि मुझे मारना भी गवारा नहीं समझा? युक्ता सदमे में थी। रणवीर रायचंद की आखिरी बात याद आए, असली ऊंचों तक बात पहुंचाने को कहा। मतलब मैं सिर्फ जबान हूं, बात करने की औकात नहीं। वरिष्ठ चेतन फाटे, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? मुश्किल है, चेतन फाटे ने कहा। रणवीर रायचंद के सामने उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था। अगर नील न गया होता तो ये बात सुनकर जोर से हंस पड़ते। शक देश के एक योद्धा को सदन स्वामी से टक्कर लेनी है, ये तो मुफ्त की रोटी की उम्मीद है। इस दुनिया में सदन स्वामी से टक्कर ले सकते हैं सिर्फ 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों के टॉप विशेषज्ञ। दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स रणवीर रायचंद की आभा से रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए, उन्हें जाने दिया। वापसी के रास्ते में नील अभी भी गुस्से में था। सदन स्वामी, वो युक्ता नाम की औरत बिल्कुल दिमाग से पैदल है। रायली कैपिटल के दम पर कुछ भी कर लेगी ऐसा सोचती है। आपको धमकी देने की हिम्मत की। अगर आप न रोकते तो मैं सबक सिखा देता। वो छोटी मछली है, दिल पर मत लो। देखो रायली आगे क्या करती है। अगर चेहरा दिखाने की हिम्मत की तो मारना। अभी हमारा एक ही मकसद है, भैरव ओबरॉय के जागने का इंतजार। रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। ठीक है। नील को सिर झुकाना पड़ा। इस मुलाकात से कुछ फायदा तो हुआ। कम से कम रणवीर रायचंद को पता चल गया कि रायली कैपिटल को भैरव ओबरॉय के राज की पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें जोरदार अंदेशा था कि ये राज रायचंद मणि से जुड़ा है। ... जैसे ही रणवीर रायचंद होटल लौटे, युक्ता ने फौरन आर्यावर्त के ग्रेटर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार को फोन मिलाया। माननीय बॉस तरुण नागपाल, आज मैं रणवीर रायचंद से मिली। युक्ता ने पूरी बात बताई, साथ ही रणवीर रायचंद का संदेश भी। ये आदमी सच में बहुत घमंडी है। तरुण नागपाल गुस्से में बोले। अब आगे क्या करें? युक्ता ने पूछा। मैं पहले ही प्लेन में सवार हूँ, वहां पहुंचकर बताऊंगा, तरुण नागपाल ने कहा। आप जयपुर आ रहे हैं? युक्ता हैरान रह गईं। तरुण नागपाल, रायली कैपिटल के बड़े शेयर होल्डर, ग्रेटर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के जनरल जिम्मेदार। उनके पीछे शक देश का टॉप चेबोल परिवार। ये बहुत किंवदंती वाला शख्स है। जयपुर आए तो रणवीर रायचंद और ओबरॉय परिवार से हिसाब जरूर चुकता करेंगे। उसी रात जयपुर के एक टॉप होटल में युक्ता एक शक देशी जवान के कंधों की मालिश कर रही थी। प्रेसिडेंट, आप बहुत थक गए। जयपुर में रायली के प्लान के लिए खुद आना पड़ा, तरुण नागपाल ने ठंडे स्वर में कहा, वाइन का गिलास हिलाते हुए। क्या आप खुद रणवीर रायचंद और ओबरॉय परिवार से निपटेंगे? युक्ता ने पूछा। ऐसे छोटे किरदारों से खुद निपटने की जरूरत नहीं। हरि पर्वत का नंबर 2 उदय मलिक मारा नहीं गया था क्या? उनका सेक्ट लीडर बदला लेने जरूर आएगा। अगर उस एक से भी नहीं निपट पाए तो मेरे विरोधी बनने लायक नहीं।
तरुण नागपाल ने धूर्तता से कहा। प्रेसिडेंट बहुत बुद्धिमान हैं। युक्ता ने चापलूसी की। मेरी बुद्धिमानी के और भी पहलू हैं, ट्राई करके देखोगी? तरुण नागपाल ने युक्ता को गोद में खींचा और उसका सिर नीचे दबाया। कमरे में बसंत का उत्सव जोरों पर था। ... अगली सुबह रणवीर रायचंद अभी सोकर उठे ही थे कि रिया ओबरॉय का फोन आया। मेरे दादाजी की आंख खुल गई। ये खबर सुनते ही रणवीर रायचंद बिस्तर से उछल पड़े। आखिरकार जाग गए। अब हर सवाल का जवाब मिलेगा। जल्दी से तैयार होकर सीधे ओबरॉय परिवार की ओर चल पड़े। उसी वक्त ओबरॉय हवेली में भैरव ओबरॉय राजेश ओबरॉय को डांट रहे थे। नींद खुली तो पिछले कुछ दिनों की बातें सुनी। छोटे बेटे ने बाहरी लोगों से मिलकर परिवार से ही गद्दारी की। गुस्से से खून खौल उठा। हरामजादे, तू सच में अंधा हो गया था। परिवार की मुखिया की कुर्सी के लिए बाहरी लोगों से मिला, अपने ही खानदान को मारने चला। पुरखे तुझे देखकर मर जाएंगे। पापा, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे एक मौका दीजिए। राजेश ओबरॉय जमीन पर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाया। तेरे मुंह से मौके की बात। अगर रणवीर रायचंद न आते तो तू पूरा ओबरॉय परिवार बर्बाद कर देता। मैं आज औपचारिक घोषणा करता हूं कि तुझे परिवार से निकाल रहा हूं। अब तू ओबरॉय खानदान का हिस्सा नहीं। मैं भैरव ओबरॉय का तेरे साथ बाप बेटे का रिश्ता खत्म। बाहर निकल, भैरव ओबरॉय ने गरज कर कहा। राजेश ओबरॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। मुखिया न सही, परिवार का दूसरा नंबर था, पैसा पानी की तरह। अब निकाला गया तो कुछ नहीं बचा, लेकिन मार खाने से बेहतर था। जल्दी से सामान समेटा और बदहवास हालत में ओबरॉय हवेली से निकल गया। रणवीर रायचंद गाड़ी से उतरे तो राजेश ओबरॉय को बड़े छोटे बैग लिए देखा। सोचने की जरूरत नहीं कि निकाल दिया गया। रणवीर रायचंद को देखकर राजेश ओबरॉय के दिल में खून खौल उठा। रणवीर रायचंद, ये हिसाब मैं लिखता हूँ। मुझे याद है, मानोगे अगर मगरमच्छों को खिलाने ले जाऊं? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। राजेश ओबरॉय ने गर्दन से कुड़ी, डरकर भाग गया। ओबरॉय परिवार का दूसरा नंबर भी था। अगर गलत ख्याल न आते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया और हॉल की ओर चले। दादाजी, रणवीर रायचंद आ गए। रिया ओबरॉय ने जोर से चिल्लाया। आ गए। भैरव ओबरॉय फौरन उत्साहित हो उठे। पहले का उदास चेहरा गायब, खुद दरवाजे तक उन्हें लेने आए। बुजुर्ग, आपकी तबीयत ठीक तो है? रणवीर रायचंद ने अभिवादन किया। बहुत अच्छी, चल भी सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भैरव ओबरॉय उत्साह से बोले। रणवीर रायचंद का हाथ पकड़कर देर तक नहीं छोड़ा। सोचा न था कि दामोदर रायचंद का पोता मेरी जान बचाएगा। दुनिया सच में अनोखी है। क्या आप मेरे दादाजी को जानते थे? रणवीर रायचंद ने पूछा। जानता ही नहीं, जान प्राण की जंग साथ लड़ी है, भैरव ओबरॉय ने भावुक होकर कहा। बुजुर्ग ओबरॉय, सच कहूं तो इस बार आया हूं सिर्फ हमारे रायचंद परिवार और आपके रिश्ते की जड़ जानने। रणवीर रायचंद ने जल्दी से कहा। ये पुरानी बातें बहुत दूर की हैं, मैं सब विस्तार से सुनने को तैयार हूँ। रणवीर रायचंद ने बड़ी उम्मीद से कहा। रायचंद मणि का राज आज शायद खुल जाए। अध्याय 133, भारी राज। ओबरॉय हवेली के पीछे आंगन में चाय की मंडप में रणवीर रायचंद और भैरव ओबरॉय आमने सामने बैठे थे। राजीव ओबरॉय को भी बैठने का हक नहीं, वो भैरव ओबरॉय के पीछे खड़े थे। इनके अलावा सिर्फ रिया ओबरॉय बची थी, दोनों के लिए खुद चाय डाल रही थी। पुरानी बातें राज हैं, भैरव ओबरॉय बहुत सावधान थे। मैंने सोचा था ये राज हमेशा छिपा रहेगा, पुराने लोगों के साथ दफन हो जाएगा, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कभी नहीं सोचा था कि किसी को याद रहेगा और रायचंद परिवार पर मुसीबत आएगी। भैरव ओबरॉय ने आह भरी। जो राज आप कह रहे हैं, क्या वो हमारे रायचंद मणि से जुड़ा है? रणवीर रायचंद ने सीधे पूछा। यही सबसे ज्यादा परवाह थी। हाँ, भैरव ओबरॉय ने जोर से सिर हिलाया। रणवीर रायचंद ने गहरी सांस ली। सच में जुड़ा है, पहले का अंदाजा सही था। ये भी साबित करता है कि रायली कैपिटल को ज्यादा जानकारी नहीं, वरना मणि का रायचंद परिवार से जुड़ा होना बताया होता। मैं आपसे विनती करता हूँ, सब कुछ बताए। ये रायचंद परिवार के खात्मे का सच जानने से जुड़ा है। रणवीर रायचंद ने मुट्ठी बांधकर कहा। मुझे बताना नहीं था, कौन सोचता था कि रायचंद परिवार। भैरव ओबरॉय ने आह भरी। उस जमाने में जब वो दिल्ली गए थे, बहुत देर हो चुकी थी। रायचंद परिवार आग के सागर में तबाह हो चुका था। खुशकिस्मती से स्वर्ग ने रायचंद परिवार की एक संतान बख्शी जो आज जिंदा है। लेकिन आपके दादाजी और पिताजी ने आपको कभी नहीं बताया। स्पष्ट था कि वो संतानों को नहीं फंसाना चाहते थे। अगर मैं सब बता दूं तो उनकी इच्छा के खिलाफ होगा। भैरव ओबरॉय हिचकिचाए। हमारा पूरा रायचंद खानदान देवलोक के लोगों ने रायचंद मणि की वजह से मारा। मैं दूसरों को अंधेरे में मरने नहीं दे सकता, रणवीर रायचंद ने दृढ़ता से कहा। भैरव ओबरॉय चुप हो गए। जैसा रिया ने आपको बताया, मैंने दिल्ली में देवलोक के लोगों से मुलाकात की थी। उस वक्त उन्हें रायचंद मणि नहीं मिली, इसलिए अब लालच कर रहे हैं। और मैं आपको साफ बता दूं कि देवलोक ने अपने एजेंट भेजे हैं जो अभी जयपुर में छिपे हैं।
देवलोक ही नहीं, रायली कैपिटल भी आपके राज पर नजर गड़ाए है। लाल गठबंधन को सपोर्ट करके ओबरॉय परिवार पर हमला करवाया। इस राज का सीधा हकदार होने के नाते मुझे सब कुछ जानना चाहिए। रणवीर रायचंद ने आगे कहा, नजरें अटल। देवलोक के लोग पहले से जयपुर में हैं। ये सुनकर भैरव, ओबरॉय और राजीव रिया हैरान रह गए। देवलोक, दुनिया के 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक, किंवदंती जैसी डरावनी ताकत। ओबरॉय परिवार जयपुर का टॉप परिवार है, लेकिन देवलोक के सामने चींटी जैसा। उस जमाने में एक नर्क राजा ने 7 बड़े परिवारों को खेल में रखा, रायचंद परिवार को खत्म किया, और दिल्ली जाते वक्त भैरव ओबरॉय को गहरी चोट लगी, जिससे ओबरॉय खानदान धीरे धीरे कमजोर हुआ। सोचो पूरा देवलोक कितना भयानक होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, भैरव ओबरॉय ने थोड़ी देर चुप रहकर अचानक फैसला किया। मैं कान लगाए सुन रहा हूँ। रणवीर रायचंद की आंखें चमक उठीं। रायचंद मणि एक बहुत बड़े खजाने से जुड़ी है और पूरे आर्यावर्त से संबंधित है। भैरव ओबरॉय ने मुंह खोला तो चौंकाने वाली बात कही। रणवीर रायचंद सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पिता के हाथ में देखी छोटी मणि का आर्यावर्त से इतना बड़ा रिश्ता हो। सैकड़ों साल पहले जम्बूद्वीप महाद्वीप पर एक रहस्यमयी संगठन था, शून्य पंथ। उनके पास गुप्त ग्रंथ था। कहा जाता था कि उसमें आकाश पाताल के राज हैं। जो इसे समझ ले वो भारतवर्ष की किस्मत को चमका सकता है। बाद की पीढ़ियां इसे राष्ट्र किस्मत एटलस कहती थीं। सारे बड़े साम्राज्य इसे पाने के लिए पागल हो गए, सपने में भी यही देखते कि इसे पाकर असीम किस्मत और ताकत हासिल करें। शून्य पंथ के ढहने के बाद राष्ट्र किस्मत एटलस साम्राज्यों की लड़ाई में गायब हो गया। 100 साल बाद जब दुनिया जंग और अराजकता में डूबी थी, कई ताकतें इसे फिर दुनिया में लाने की कोशिश करने लगीं। पुरानी दुनिया की कुछ महान ताकतों ने इसे हासिल कर लिया। उम्मीद थी कि इसका इस्तेमाल करके जंगें खत्म करेंगे और दुनिया एक करेंगे। सच में किस्मत तय करता है या नहीं, पता नहीं, लेकिन उन ताकतों ने एटलस से 7 गुप्त विधियां निकालीं। कहा जाता है कि सारी विधियां सीख लेने से राष्ट्र बचाने और समृद्धि का रास्ता खुलता है। जंग कभी रुकी नहीं, आर्यावर्त की जमीन पर छा गई। पुरानी ताकतें एक एक करके मिट गईं, विधियां निकालना जारी नहीं रख पाईं और एटलस बहुत गुप्त जगह छिपा दिया गया, सिर्फ हल्के संकेत छोड़े गए। सैकड़ों साल बाद कुछ महत्वाकांक्षी नायक एटलस ढूंढने निकले। जयपुर का ओबरॉय परिवार, पूर्व देश का रायचंद परिवार, हरिपुर का सक्सेना परिवार, मधुपुर का याज्ञिक परिवार और जनकपुर का यशवर्धन परिवार। 5 बड़े परिवारों के मुखिया ने अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर गठबंधन बनाया। समुद्र पार जाकर एटलस ढूंढने निकले। आखिर में कालनगर में अनगिनत मुसीबतों के बाद पुरानी ताकतों की छोड़ी 2 मणियां मिलीं। लेकिन उसी वक्त बड़ा खतरा आ गया। सिर्फ मैं बचा। आपके दादाजी दामोदर रायचंद एक मणि लेकर भाग निकले, दूसरी हमेशा के लिए कालनगर में रह गई। उस बड़ी नाकामी के बाद मैं और आपके दादाजी दोनों बुरी तरह हिल गए, लगभग उम्मीद छोड़ दी। आखिर में उन्होंने अकेले मणि की हिफाजत की और हमने वादा किया कि मौका परिपक्व होने पर फिर काल सागर जाएंगे। हम दोनों जानते थे कि वो मौका कभी नहीं आएगा। हालांकि हम जिंदा बचे, लेकिन कालनगर में गहरी चोटें लगीं, पुरानी बीमारियां रह गईं। जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल और घरेलू अशांति, साथ ही दूसरे कारणों से मेरे दादाजी और मुझे खानदान की हिफाजत करने की ताकत कम पड़ गई। बाद में कई कारणों से संपर्क टूट गया। आखिरी बातचीत में हमने फैसला किया कि इस मामले को इतिहास में दफन कर दें, ताकि खानदान को मुसीबत न हो, परिपक्व मौके का इंतजार करें। लेकिन बाद में जब फिर रायचंद परिवार से संपर्क हुआ तो आपके पिताजी ने बताया कि दामोदर रायचंद जा चुके हैं। जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेले कालनगर गए, मुझे बताए बिना, ताकि किसी को खतरा न हो। और उसके बाद 5 में से मेरा इरादा था कि ये राज मेरे साथ कब्र में चले जाएं। सोचा था कि ऐसा खानदान सुरक्षित रहेगा। कौन सोचता था कि 6 साल बाद देवलोक को मणि का पता चलेगा, दिल्ली पर धावा बोलेंगे और रायचंद परिवार को खत्म कर देंगे। यहाँ तक पहुंचकर भैरव ओबरॉय की आंखों में आग भड़क उठी। दूसरों को फंसाने से बचाने के लिए बुजुर्ग दामोदर रायचंद ने मरने से पहले अकेले कालनगर पर धावा बोला। सिर्फ पुराने वादे के लिए। वापस नहीं आए, परदेश में दफन हो गए। रायचंद परिवार दिल्ली में मिट गया। पुराने साथी के तौर पर भैरव ओबरॉय मदद न कर पाए, दिल टूट गया। अध्याय 134, कालनगर। ये सुनकर रणवीर रायचंद ने गहरी सांस ली। रायचंद मणि का राज सच में ऐसा था, एक प्राचीन खजाने से जुड़ा, जिसने हजारों साल में अनगिनत खून की नदियां बहाईं। और रायचंद परिवार की एकमात्र मणि उनके दादाजी और 4 बड़े परिवारों के मुखियाओं ने कालनगर से अनगिनत मुसीबतों के बाद हासिल की थी। कालनगर। रणवीर रायचंद की आंखें ठंडी हो गईं। ये जगह उन्हें बिल्कुल अजनबी नहीं थी। काल सागर के करीब, दुनिया के 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पहुंच से बाहर अराजक जगह है। हर साल अनगिनत अपराधी वहाँ भाग जाते हैं। वहाँ का हर राहगीर खून से सना होता है। स्थानीय लोग भी मजबूत और बहादुर, यहाँ तक कि सशस्त्र सेनाएं बना लीं, लेकिन कोई भी हो, कालनगर में कुछ सीमाएं नहीं लांघता। ये सीमाएं काल सागर ने खींची हैं। लांघी तो मौत बड़ी भयानक।
रणवीर रायचंद एक मिशन पर कालनगर गए थे, वहां की अंधेरी सच्चाई देखी थी। अगर ताकत न होती तो शायद बाहर न निकल पाते। जमाने की तरक्की के साथ अब थोड़ा बेहतर है। सोचो उस जमाने का कालनगर जब उनके दादाजी गए थे कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। पलक झपकते दशक बीत गए, नहीं सोचा था कि दादाजी आखिर गए ही। रणवीर रायचंद के दिल में उलझन थी, प्रशंसा भी और उदासी का स्पर्श भी। रिया ओबरॉय और राजीव ओबरॉय ये बातें पहली बार सुन रहे थे। इस वक्त स्तब्ध खड़े थे, चेहरों पर डर। कौन सोचता था कि ओबरॉय और रायचंद परिवार का ऐसा इतिहास है। अगर रणवीर रायचंद न आते तो जिंदगी भर पता न चलता। कालनगर में बची मनी किसे मिली? शांत होकर रणवीर रायचंद ने पूछा। कुछ सशस्त्र डाकुओं को। उस वक्त हमें कालनगर में राष्ट्र किस्मत एटलस नहीं मिला, लेकिन 2 मनियों का पता चला। वो दोनों काले बाजार में नीलाम हो रही थी, जिस पर कई ताकतों की नजर थी। हमने अनगिनत खूनी जंगें लड़कर 2 मनियां हासिल की, लेकिन वापसी के रास्ते में सशस्त्र डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने भारी हथियार इस्तेमाल किए, पल भर में हमारे ज्यादातर लोग मारे घायल हो गए। आपके दादाजी और मैंने जान पर खेलकर 1 मनी वापस ली, दूसरी उन्होंने छीन ली। अब याद करके भी भैरव ओबरॉय के दिल में अफसोस। अगर उस वक्त और कोशिश की होती तो शायद दूसरी मनी भी वापस ले आते। तब आपके दादाजी को फिर जाना न पड़ता। बुजुर्ग ओबरॉय, खुद को इतना दोष मत दीजिए। आप पांचों का कालनगर जाना ही बहुत बड़ी बहादुरी थी, इतनी ताकतों से टक्कर ली। आखिर में आप और मेरे दादाजी 1 मनी वापस लाए, ये आसान नहीं था। रणवीर रायचंद ने ढाढ़स बंधाया। मैंने तो यही कहा, लेकिन भैरव ओबरॉय इस गांठ से पार नहीं पा रहे थे। दामोदर रायचंद ने उन्हें फंसाने से बचाने के लिए बिना बताए कालनगर गए। सच में अकेले जिंदा रहने का हक नहीं। आपको दामोदर रायचंद बुजुर्ग के मरने का यकीन कैसे? रिया ओबरॉय ने अचानक कहा। श्वा, ये सुनकर सबके चेहरे बदले, सब रिया ओबरॉय को देखने लगे। दामोदर रायचंद बुजुर्ग सिर्फ गए और वापस नहीं आए, इससे ये साबित नहीं होता कि कुछ हो गया, रिया ओबरॉय ने गंभीरता से कहा। पता नहीं सबको ढाढ़स बंधाना चाहती थी या सच में ऐसा सोचती थी। रणवीर रायचंद और भैरव ओबरॉय कालनगर को अच्छे से जानते थे। वहां हादसा हुआ तो लाश ढूंढना भी मत सोचो, समुद्र में फेंक दी जाती है। दामोदर रायचंद का आखिरी जाना 26 साल पहले था। रणवीर रायचंद तब पैदा भी नहीं हुए थे। कुछ साल होते तो ठीक, लेकिन 26 साल बिना खबर। अगर जिंदा होते तो 80 के बुजुर्ग होते। ये संभावना बहुत कम। बस रणवीर रायचंद और भैरव ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा। शायद एक उम्मीद रखना ठीक है। उस वक्त किसने भी हमला किया, चाहे काल सागर की सपोर्ट वाली ताकत हो, मैं हिसाब चुकता करूंगा और मनी वापस लूंगा। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा, आंखों में हत्या की चमक। तब मुझे साथ ले चलिए, भैरव ओबरॉय ने दृढ़ता से कहा। दादाजी, आपकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। रिया ओबरॉय ने माथा सिकोड़ा, चिंता दिखी। ये पुरानी हड्डियां वैसे भी मरने वाली थीं। अब रणवीर ने जान बख्शी है तो पुराने साथी को कालनगर में हमेशा नहीं रहने दे सकता। हमने उस जमाने में साथ कसम खाई थी कि राष्ट्र किस्मत एटलस जरूर ढूंढेंगे। ये आर्यावर्त का खजाना है, चाहे कितना खतरा हो साथ झेलेंगे। अब सिर्फ मैं जिंदा हूँ, दिल में अपराध बोध है। भैरव ओबरॉय का लहजा अटल था। रणवीर रायचंद ने रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें भैरव ओबरॉय की भावना समझ आ रही थी, लेकिन अगर सच में कालनगर जाना हुआ तो उन्हें हरगिज साथ नहीं ले जाएंगे। वहां बहुत खतरा है और भैरव ओबरॉय की उम्र अब सहन नहीं कर पाएगी। दोनों मनियां मिल जाएं तो राष्ट्र किस्मत एटलस मिल सकता है। रणवीर रायचंद ने पूछा। हाँ, भैरव ओबरॉय ने सिर हिलाया। देवलोक को रायचंद परिवार में मनी का पता है तो दूसरी मनी का ठिकाना भी पता होगा। रणवीर रायचंद को अचानक ख्याल आया, शायद कालनगर जाने की जरूरत न पड़े, सीधे देवलोक जाएं। हो सकता है उन्हें न सिर्फ दूसरी मनी का पता हो बल्कि हासिल भी कर ली हो। राष्ट्र किस्मत एटलस के अनुसार पुरानी ताकतों ने 7 गुप्त विधियां निकाली थीं। वो 7 विधियां कहाँ हैं? रणवीर रायचंद ने पूछा। उन विधियों को निकालने के बाद बड़ा युद्ध छिड़ गया। कुछ दुश्मन ले गए, कुछ गायब हैं। भैरव ओबरॉय को ज्यादा पता नहीं था। सारी विधियां सीख भी ली तो राष्ट्र किस्मत एटलस का ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए 5 बड़े परिवारों ने गुप्त विधियां ढूंढने के बजाय सीधे एटलस ढूंढा। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। राष्ट्र किस्मत एटलस की तुलना में 7 गुप्त विधियां कुछ भी नहीं, लेकिन राष्ट्र किस्मत एटलस के रहस्य की तुलना में 7 गुप्त विधियां पुरानी ताकतों ने 100 साल पहले निकाली थी, ज्यादा दूर नहीं। अगर 7 गुप्त विधियां भी मिल जाएं तो शायद रहस्य की झलक मिले। बुजुर्ग ओबरॉय, सब बताने के लिए शुक्रिया। चाय की प्याली शराब की जगह। रणवीर रायचंद ने प्याली उठाई और एक घूंट में खाली कर दी। अरे आप ज्यादा विनम्र हो रहे हैं। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, वरना ये बुजुर्ग जा चुका होता, भैरव ओबरॉय ने मुस्कुराकर कहा। वैसे रिया ने बताया कि दिल्ली में उस वक्त देवलोक को मनी नहीं मिली थी। भैरव ओबरॉय ने पूछा। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। इस बार दिल्ली लौटकर धीरे धीरे पता चला।
लेकिन देवलोक को जरूरी नहीं कि शक हो कि मणि आपके पास नहीं है। इस बार जयपुर में लोगों को भेजने से ये साफ है, भैरव ओबरॉय ने गंभीर स्वर में कहा। देवलोक, कालसागर, 9 आकाश, दुनिया के 3 महान निषिद्ध क्षेत्र, हर एक बेहद डरावनी ताकत, किसी एक से भी टारगेट होना भारी दबाव है। आ रहे हैं तो ठीक है, मुझे भी उनसे कुछ पूछना है, रणवीर रायचंद ने बेपरवाही से कहा। देवलोक मजबूत दुश्मन है, लेकिन डरने की हद तक नहीं। रणवीर, बहुत सावधान रहना, भैरव ओबरॉय ने हिदायत दी। ठीक है, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। इस पल राजीव ओबरॉय को कोई खबर मिली लगती थी। तुम लोग यही बात करो, मैं बाहर हो आऊं, कहकर जल्दी से बाहर चले गए। अध्याय 135 मौत को दावत। धाड़, कुछ ही पल बाद बाहर निकले राजीव ओबरॉय को जोरदार धक्का लगा और वो दरवाजे से उड़ते हुए अंदर आए। जमीन पर पीठ के बल गिरे, दर्द से मुंह बिचकाया। पापा, रिया ओबरॉय फौरन दौड़ी। राजीव, क्या हुआ? भैरव ओबरॉय चिंतित हुए। हरि पर्वत, सेक्ट लीडर, राजीव ओबरॉय ने मुश्किल से शब्द निकाले। वीरेंद्र सिंह। भैरव ओबरॉय की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा ओबरॉय खानदान बहुत ज्यादा होशियार है, भैरव ओबरॉय को बाहर भेजो। आंगन के दरवाजे के बाहर से गुस्से भरी गरज आई। वो मेरे लिए आया है। भैरव ओबरॉय बाहर की ओर बढ़े, रणवीर रायचंद उनके पीछे। हवेली के मुख्य दरवाजे के बाहर विक्रम और साया एक चांदी बालों वाले बुजुर्ग के बगल में खड़े थे। बुजुर्ग, चेतावनी देता हूँ, गलत हरकत की तो हम नरमी नहीं करेंगे, विक्रम ने सावधान किया। ये मेरा और ओबरॉय परिवार का मामला है, तुम्हें क्या? चांदी बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। वीरेंद्र सिंह, भैरव ओबरॉय गरजे, आगे बढ़ते हुए। भैरव ओबरॉय आखिर चेहरा दिखाया। वीरेंद्र सिंह की नज़र ठंडी थी। हरि पर्वत और ओबरॉय खानदान का कभी कोई झगड़ा नहीं, यहाँ उपद्रव करने का मतलब। भैरव ओबरॉय गुस्से में बोले। घायल राजीव ओबरॉय के अलावा कई और ओबरॉय शिष्य जमीन पर पड़े थे। मेरे हरि पर्वत के उप लीडर उदय मलिक तुम्हारे ओबरॉय खानदान के हाथों मारा गया और तुम पूछते हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह आग बबूला थे। उदय मलिक मर गया। भैरव ओबरॉय स्तब्ध रह गए। हरि पर्वत अजमेर जिले की सबसे मजबूत ताकत है, उन्हें अच्छे से पता था। वीरेंद्र सिंह के अलावा उदय मलिक सेक्ट का टॉप विशेषज्ञ था, पूरे जयपुर में सुप्रीम विशेषज्ञ माना जाता था, फिर भी मर गया, बिल्कुल अप्रत्याशित। विश्वास करना मुश्किल था। तुम्हारे लोग लाल गठबंधन के साथ मिलकर मेरे ओबरॉय खानदान पर जुल्म कर रहे थे, मैं तो अभी हिसाब लेने नहीं आया। उदय मलिक कैसे मरा उसका हमसे कोई वास्ता नहीं, कल मैंने उसे देखा तक नहीं, भैरव ओबरॉय ने शांत स्वर में कहा। ठीक है, इनकार करते रहो तो मुझे बेरहमी करने में कोई गुरेज नहीं। वीरेंद्र सिंह ने प्राण शक्ति उग्रता से जुटानी शुरू की। मैंने मारा। उसी पर रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। श्वा, सबकी नजरें रणवीर रायचंद पर टिक गईं। रिया ओबरॉय और बाकियों को भी नहीं पता था कि उन्होंने उदय मलिक को मारा, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कल रात लाल गठबंधन को खत्म कर दिया। तुमने उदय मलिक को मारा? वीरेंद्र सिंह ने रणवीर रायचंद को घूरा, आंखों में शक। इतना जवान लड़का उदय मलिक को कैसे मार सकता है? तुम्हारे हरि पर्वत के शिष्यों ने साधना छोड़कर लाल गठबंधन के साथ जुल्म किया, क्या मौत के लायक नहीं? रणवीर रायचंद का लहजा ठंडा था। उनके मिजाज के हिसाब से पूरा हरि पर्वत तबाह न करना पहले से नरमी थी। बेहुदा। वीरेंद्र सिंह की नज़र और ठंडी हो गई। क्या ये लड़का कह रहा है कि हरि पर्वत मौत के लायक है? भैरव ओबरॉय, मैं तुम्हारे ओबरॉय खानदान का लिहाज नहीं तोड़ना चाहता, ये लड़का मैं मार रहा हूँ, बीच में मत आना। वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी। मैं सलाह देता हूँ कि मत करना, भैरव ओबरॉय ने सावधान किया। मैंने कहा ये ओबरॉय खानदान से नहीं जुड़ा, अगर बर्दाश्त नहीं तो साथ आ जाओ, मैं डरता नहीं। वीरेंद्र सिंह ने घमंड से कहा। भैरव ओबरॉय की बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझे। मूर्ख, विक्रम ने बुदबुदाया। सदन स्वामी पर हमला करने की सोच रहा है, अपना वजन भी नहीं जानता। मुझे क्या कहा? वीरेंद्र सिंह ने विक्रम को घूरा। बेवकूफ, नहीं सुना? सदन स्वामी ने कहा। तुम्हारा हरि पर्वत खत्म करने वाले खुद मौत को दावत दे रहे हैं। पूरा संप्रदाय न तबाह करना तुम्हारी खुशकिस्मती है, फिर भी उपद्रव करने आए खुद को बहुत ताकतवर समझते हो। विक्रम ने व्यंग्य किया। तुम? वीरेंद्र सिंह इतना गुस्सा हुआ कि खून उबाल खाने लगा। हरि पर्वत कब इतना कमजोर हो गया कि कोई भी कुचल दे? तुम मेरे आदमी मारते हो और फिर उकसाते हो, ये हिसाब चुकता होगा। बेहुदा, मुझसे लड़, विक्रम ने आगे बढ़कर कहा। सिर्फ एक अधीनस्थ, मुझसे लड़ने की औकात क्या? मैं इसे मार रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह ने रणवीर रायचंद को घूरा। विक्रम ठिठक गए, फिर अजीब मुस्कान आई। मौत की इतनी जल्दी? सदन स्वामी से द्वंद्व मांग रहा है। तुम्हें यकीन है कि मुझे मारना चाहते हो? रणवीर रायचंद ने हल्के स्वर में पूछा। बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया। श्वा, उनकी बात खत्म होते ही रणवीर रायचंद झपटे मारकर उनके सामने पहुंच गए। हाय, वीरेंद्र सिंह ने ठंडी सांस ली। ये रफ्तार डरावनी। जल्दी से हथेली आगे बढ़ाई, लेकिन रणवीर रायचंद को छू पाते उनकी कलाई पकड़ ली गई।
असीम प्राण शक्ति फूटी कड़ाक। वीरेंद्र सिंह की बांह टूट गई। जोरदार शक्ति फिर उनके शरीर में घुसी, हर नस नाड़ी टूट गई, साधना पल में गायब। चल हट, रणवीर रायचंद ने गर्जा। वीरेंद्र सिंह उड़कर दूर जमीन पर जा गिरे। हरि पर्वत का सेक्ट लीडर रणवीर रायचंद के एक वार भी नहीं सह पाया। सब स्तब्ध रह गए, सिर्फ रिया ओबरॉय शांत रहीं। पूर्व देश में उन्होंने रणवीर रायचंद की ताक देखी थी। विक्रम और साया को भी हैरानी नहीं, सदन स्वामी पर हमला करने वाला मौत का रास्ता चुन चुका था। वीरेंद्र सिंह खून की उल्टियां कर रहे थे, चेहरा सदमे में। विश्वास नहीं हो रहा था कि इस जवान से एक वार में हार गए। उनकी साधना युद्ध कला के छठे स्तर की चोटी पर थी, शक्ति राजा स्तर से आधा कदम दूर। फिर भी वो ताकत, हाय, शक्ति राजा स्तर का माहिर, तू आखिर है कौन? मुझे मारने आए और पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। रणवीर रायचंद ने ठंडी मुस्कान दी। विक्रम, इन्हें विदा करो। जी। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर वीरेंद्र सिंह को घसीट कर ले गए। दुश्मनों से रणवीर रायचंद कभी नरमी नहीं करते। हरि पर्वत को जिंदा रहने का रास्ता दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और खुद मारने आए। रणवीर, नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर होकर भी इतने रहमदिल। भैरव ओबरॉय ने तारीफ की। दादाजी, रिया ओबरॉय हिचकिचाई। रणवीर रायचंद को जानती थी, उन्हें पता था कि विदा करना मतलब आखिरी सफर पर भेजना। रणवीर रायचंद ने रिया ओबरॉय को इशारा किया कि ज्यादा मत बोलो, वरना बुजुर्ग शर्मिंदा हो जाएंगे। रणवीर रायचंद देर नहीं रुके, भैरव ओबरॉय से कुछ और बातें करके विदा ली। विक्रम और साया हमेशा की तरह साथ थे। करण और लोहित ओबरॉय खानदान की हिफाजत के लिए रह गए। सदन स्वामी, भैरव बुजुर्ग सुरक्षित हैं, अब रायली से निपटें। विक्रम ने हैरानी से पूछा। रायली कुछ भी नहीं, आखिर ये जयपुर है। जैसा तुमने कहा, भैरव बुजुर्ग ठीक हैं तो उनके पास अपने तरीके हैं, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। तो विक्रम को अचानक समझ आया, देवलोक से सावधान। बिल्कुल, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। जयपुर आने का मुख्य मकसद पूरा, अब देवलोक पर ध्यान। आंखों में तेज चमक, देवलोक को खत्म करो। विक्रम और साया उत्साह से भर गए। उसी पल अजमेर जिले के एक लग्जरी होटल में सुबह 9 बज चुके थे, फिर भी तरुण नागपाल नहीं उठे। युक्ता ने उन्हें पूरी तरह निचोड़ लिया था। अचानक फोन बज उठा। हरामी, सुबह सुबह कौन बजा रहा है? तरुण नागपाल ने गाली दी। हैंडसेट उठाया। बेहतर होगा कोई अच्छी वजह हो, वरना मैं। हरि पर्वत का वीरेंद्र सिंह रणवीर रायचंद से बदला लेने गया। खुशखबरी, वीरेंद्र सिंह के साथ रणवीर रायचंद जरूर मर जाएगा। क्या? तरुण नागपाल ठिठक गए। वीरेंद्र सिंह मर गया? हाय, यकीन है।